हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का फुल सिलेबस कराया जाएगा। पूरे सिलेबस के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और हर एक यूनिट के आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। और ये पूरा कंटेंट आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की यूनिट नंबर 1 गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम अभी यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिनके कांस्टेंट कोफिशिएंट है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपको यह पहचानना आना चाहिए कि आप जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और जिनके कोफिशिएंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं, और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, सीएफ कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद पीआई कैलकुलेट करेंगे। और जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर 4 केस आते हैं, चारों केस को हमने डिटेल में स्टडी किया है और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ आपको लगभग हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है यहां पर पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और पर्टिकुलर इंटीग्रल का हम एक केस पढ़ चुके हैं और हमें यहां पर टोटल 6 से 7 केस पढ़ने हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के। बात क्लियर है? और मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड को, डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को डी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जो राइट हैंड साइड होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और ये जो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल के अलग अलग केस हैं, ये इस क्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे क्यू चेंज होगा हमारा केस चेंज होता चला जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 1 पढ़ा था और आपको याद होगा केस नंबर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है ई की पावर में ax। ये क्या है? हमारी राइट हैंड साइड है ना? तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड में इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देता है ई की पावर ax वाला, तो इसका मतलब वो केस नंबर 1 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? केस नंबर 1 का क्वेश्चन है। बोलो, बात समझ में आ रही है? और आज के लेक्चर में हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड में या तो साइन ax का फॉर्मेट दिखाई देगा, मतलब साइन ax दिखाई देगा। देखो यहां पर a की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर भी a के प्लेस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो देखो, या तो आपको साइन ax दिखाई देगा या फिर आपको cos ax दिखाई देगा, या कुछ क्वेश्चन के अंदर
हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर साइन ax प्लस बी आपको दिख सकता है या कॉस ax प्लस बी दिख सकता है, बात एक ही है। मतलब इन चारों में से अगर आपको कुछ भी दिखाई दे तो समझ जाना कि वो केस नंबर 2 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो पहचान लेंगे कि केस नंबर 2 का है या केस नंबर 1 का है। अब अगर क्वेश्चन केस नंबर 2 का होगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, है ना? तो देखो पीआई को कैलकुलेट करने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर क्यू दिया होगा उसको यहां पर पुट कर देंगे, है ना? देखो अब साइन एक्स दिया होगा तो साइन एक्स पुट कर देंगे, कॉस एक्स दिया होगा तो कॉस एक्स पुट कर देंगे। दोनों में से कोई एक दिया होगा उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इसके बाद देखो क्या करना है, आपको केस नंबर 1 का याद होगा। केस नंबर 1 में हम क्या करते थे, डी की जगह पर ए पुट करते थे, डी के प्लेस पर ए पुट कर देते थे, है ना? लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। यहां पर हम डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, क्लियर है? डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, इसको ध्यान से समझिए। देखो डी स्क्वायर की जगह पर हमें माइनस का ए स्क्वायर पुट करना है, माइनस का ए स्क्वायर। मान लो ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। यहां पर ध्यान रखना ये ए स्क्वायर अलग है और माइनस अलग है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्लियर है? ऐसा मत कर देना कि स्क्वायर है तो प्लस हो गया। प्लस तब होता है जब माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, तब ये प्लस होता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो माइनस है वो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है। तो पहले आप ए का स्क्वायर करेंगे और फिर यहां पर उसको लिखेंगे। और आपको मालूम है ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो डी स्क्वायर की जगह पर आपको हमेशा निगेटिव नंबर ही पुट करना पड़ेगा, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखो डी स्क्वायर की जगह पर जब हम माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे फंक्शन में, जो भी नीचे फंक्शन होगा वहां पर डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, क्लियर है? चलिए, ऐसा पुट करने के बाद जब आप पुट कर देंगे तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन देखो ध्यान रखना, मतलब यहां से आपका फाइनल आंसर आएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखो केस नंबर 1 बिल्कुल वैसा ही है जैसा केस नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा केस नंबर 1 था। आपको याद होगा वहां पर भी हमने लिखा था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना? f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। और अगर बाई चांस f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो क्या होगा, तो फिर होगा केस ऑफ फेल्योर। मतलब हमारा केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे केस नंबर 1 में फेल हुआ था वैसे ही यहां पर भी फेल होगा। तो फेल होने के बाद क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देना, तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आएगा, और अगर ये 0 हो गया तो केस हो जाएगा फेल। और फेल होने के केस में हम क्या करेंगे, याद करिए केस नंबर 1 को। देखो जब केस फेल हो जाता है तो हम वापस इस वाले स्टेप पर आते हैं और क्या करते हैं, जो नीचे वाला फंक्शन लिखा है, जो भी लिखा होगा, इसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर केस फेल हो गया तो इसको एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे वाले पार्ट को करेंगे डिफरेंशिएट, ये सेम रहेगा। देखो अगर केस फेल हो गया तो देखो एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे वाले को कर दिया डिफरेंशिएट। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसा करने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पर, देखो ऐसा करने के बाद आप फिर से डी स्क्वायर की प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। माइनस ए स्क्वायर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो मैंने यहां पर पुट कर दिया, एफ डैश का मतलब है एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। और पुट करने के बाद अब आपको यहां से फाइनल आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगेन आपको यह ध्यान रखना है कि यह 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर से हमारा केस फेल होगा। तो देखो ये वैलिड कब है, जब ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 हो गया तो हमारा केस हो जाएगा फेल, और अगर केस फेल हो गया तो हम अगेन वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या करेंगे, अब देखो
हम इसको एक बार पहले डिफरेंशिएट कर चुके हैं, एक बार और करेंगे। तो जब आप इसको एक बार और करेंगे तो देखो डबल डैश हो जाएगा, और एक बार पहले x से मल्टीप्लाई कर चुके थे, एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहां पर डी स्क्वायर के प्लेस पर फिर से डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या करेंगे, डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? और यहां से आपको क्या होगा, आपका फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन अगेन आपको फिर से वही चीज ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर जीरो हो गया तो फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब कितनी बार ऐसा करना पड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 बार। आपने देखा था केस नंबर 1 में भी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे जहां पर हमारा 3 बार केस फेल हुआ था, तो हमने वहां पर क्या करा था, 3 बार डिफरेंशिएट किया था। तो वैसा ही मैक्सिमम 2 से 3 बार यहां भी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अपने आप चला जाएगा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है, और यहां पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन यहां पर लिए हैं। आपके जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी यहां पर हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन भी हैं यहां पर, और जो उनके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो भी यहां पर अवेलेबल है ना। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आप इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखो, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल ये लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। बोलो बात समझ में आ रही है? भाई ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। क्लियर होगी बात? अच्छा, कोफिशिएंट की बात करो, देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, दोनों कोफिशिएंट कांस्टेंट है। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, क्यू लिखा है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 2 है, क्योंकि यहां पर sin 3x है। हमने वही देखो आ गया ना फॉर्मेट, देखो sin ax आ गया, a की जगह 3 लिखा है, a की जगह कितना लिखा है, 3। बस हो गया क्वेश्चन, हमने पहचान लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू में sin 3x। अब इसको हम d के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको मालूम है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम डी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा डी स्क्वायर, वाई को हम कॉमन लेंगे, यहां से 4 आएगा और वाई हमारा आ गया कॉमन, इज इक्वल टू sin 3x। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां पर इतना करने के बाद, क्योंकि हमें तो इसको सॉल्व करना है, तो हमें इसका सीएफ भी निकालना है, हमें इसका पीआई भी निकालना है। तो सीएफ पहले कैलकुलेट करेंगे, और सीएफ के लिए हमें लिखनी होगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखनी होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको मालूम है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो y के कोफिशिएंट को, जब हम y के कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं तब हमें मिलती है। तो डी स्क्वायर माइनस 4 को अगर आप 0 पुट कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसमें जो y का कोफिशिएंट है इसको 0 के बराबर अगर आप रख देते हैं तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती है। उसके बाद d की जगह हम m पुट कर देंगे, तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 0, है ना। देखो m यहां पर मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो CF के केस हैं वहां पर हमारे CF के फॉर्मूले m की फॉर्म में है, तो इसलिए हमने d की जगह m लिख दिया, बाकी कोई और रीजन नहीं है। अब ये m स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहां से अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा,
एम स्क्वायर, या देखो एक तो इसके फैक्टर कर सकते हैं m-2 m+2, या फिर आप इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं 4। तो यहां से आपको m की दो वैल्यू मिलेंगी +-2। m क्या हो गया, +-2 हो गया, इसका मतलब m की आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक आपके पास आ गई -2 और एक आपके पास आ गई +2, दो वैल्यू आपके पास आ गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं m के जो रूट्स हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। और आपको मालूम है जब हमारे रूट्स रियल और डिफरेंट होते हैं, मैं आपको सीएफ के सभी केस डिटेल में लिखवा चुका हूं और पढ़ा चुका हूं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करा चुका हूं। तो यहां पर रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं, तो हमारे पास सीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो रियल और डिफरेंट रूट्स के लिए हमारा सीएफ का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर में m1x प्लस C2 e की पावर में m2x, और यहां पर ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। बात समझ में आ रही? देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप 2 को पहले और -2 को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास -m1 -2 होगा या +2 होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर CF इक्वल टू C1 e की पावर में m1 कितना है -2, तो e की पावर में -2x प्लस m2 कितना है +2, तो C2 और e की पावर में 2x। बोलो बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2 को पहले लिखा -2 को बाद में लिखा, तो उसका यहां पर +2 आएगा, यहां पर -2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीएफ तो हमारे पास आ गया, अब हमें कैलकुलेट करना है पीआई। क्या कैलकुलेट करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या चाहिए? फिर सबसे पहले तो हमें फंक्शन चाहिए एफ_डी² का, है ना। देखो पीआई के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एफ_डी² फंक्शन चाहिए। और ये जो एफ_डी² है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, जिसको आपने 0 पुट किया था, यही आपका एफ_डी² है। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं d² - 4, ये हमारा एफ_डी² है। और क्या चाहिए आपको पीआई कैलकुलेट करने के लिए? क्यू चाहिए। क्यू होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड, और यहां पर गिवन है sin 3x। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम यहां पर पीआई का फॉर्मूला लगाएंगे। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd², 1/fd² और sin 3x। यहां पर देखो क्यू आ जाएगा, क्यू ये है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एफ_डी² भी है और क्यू भी है, तो यहां से हमें पीआई का फॉर्मूला मिलेगा 1/d² - 4 इंटू में क्यू मतलब sin 3x। तो मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट ये स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे। बस इस बार मैंने आपको समझा दिया, ये एफ_डी² की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है ना, और ये हमारा पीआई का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम ये तीनों स्टेप नहीं लिखेंगे, हम सीधे ये लिखेंगे। चलिए अब यहां पर वैल्यू को हमने पुट कर दिया, अब क्या करना है? अब जरा ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, यहां पर ए कितना है? भाई sin ax होता है, यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 3 है। a कितना है? 3 है। इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू 3 है, और अगर a की वैल्यू 3 है तो a² कितना हो जाएगा? 9। भाई अगर a 3 है तो a² कितना होगा? 9 होगा। और अगर a² 9 है तो फिर d² कितना होगा? ध्यान दो, d² कितना होगा? भाई d² होता है -a² के बराबर, और a² 9 है, तो इसका मतलब -a² - 9 के बराबर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो a यहां पर 3 था, a कितना था? 3। a 3 था तो a का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। पहले आप स्क्वायर कर लेंगे, और d² के प्लेस पर हमें पुट करना है माइनस का a²। ये हमें क्या करना है? पुट करना है। इसका मतलब हम d² की जगह पर -9 पुट करेंगे। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। तो ये हमें यहां पर पुट करना है, पुट d²। नीचे लिख देता हूं, तो दोबारा लिख देता हूं। तो हमें यहां पर क्या करना है? पुट करना है,
क्या पुट करना है, डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9, क्योंकि हम डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो यहां पर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस ए स्क्वायर पुट करना है और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ये ओवरऑल हमारे पास माइनस का 9 आ गया। बस इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर। तो यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा, पी आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर के प्लेस पर -9, तो 1 अपॉन -9 और माइनस का 4 एंड साइन 3x। बोलो बात समझ में आ गई। -9 और -4 माइनस का 13 हो गया। इसका मतलब हमारा यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया माइनस में 1/13 साइन 3x। तो देखो हम CF भी कैलकुलेट कर चुके, हम PI भी कैलकुलेट कर चुके। अब हमें क्या करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू में CF प्लस PI। CF प्लस PI, हम CF भी निकाल चुके, PI भी निकाल चुके, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू CF C1 e की पावर में -2x प्लस C2 e की पावर में 2x एंड -1/13 साइन 3x। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल आंसर। और देखो यहां पर कोई हमारा केस भी फेल नहीं हुआ, यहां पर कोई केस फेल्योर हमारा नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, जहां पर कोई केस ऑफ फेल्योर नहीं हुआ, जहां पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, इजीली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान रखना, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस आपको यह देखना है कि यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, और डी स्क्वायर की जगह पर आपको -a² पुट करना है। मतलब यहां पर जो भी होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसके साथ लगा देंगे माइनस साइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आपका RGPV यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है 2017 में, है ना। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप यहां पर देखना, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ना सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे इधर। नाउ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस साइन 2x। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं केस नंबर 2, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं तो हमें केस नंबर 1 नहीं आना चाहिए। देखिए केस नंबर 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको केस नंबर 1 भी अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर केस नंबर 1 भी अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 केस भी लग जाते हैं। तो देखो अभी तक हमने केस नंबर 1 पढ़ा है, तो जब हमने केस नंबर 1 पढ़ा था तो वहां पर सारे क्वेश्चन केस नंबर 1 के थे, लेकिन आज हम केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो केस नंबर 2 के जो क्वेश्चन होंगे उनमें केस नंबर 1 भी लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा। और जब हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे तो केस नंबर 3 के क्वेश्चन में केस नंबर 1 भी अप्लाई हो सकता है, केस नंबर 2 भी अप्लाई हो सकता है, और केस नंबर 3 तो होगा ही होगा। बात समझ में आ रही, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 2 केस, 3 केस, 4 केस भी अप्लाई हो सकते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में e की पावर x भी आ रहा है और साइन 2x भी आ रहा है। इसका मतलब यहां पर केस नंबर 1 अप्लाई होगा और यहां पर केस नंबर 2 अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा वो हम इस क्वेश्चन के अंदर सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, डी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो यहां पर डी स्क्वायर आएगा प्लस 4, वाई बाहर है, इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन 2x। सबसे पहले CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। तो CF के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है y का कोफिशिएंट 0। तो यहां से डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और डी की जगह m पुट कर देंगे तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहां पर अगर आप ध्यान देंगे m स्क्वायर इक्वल टू में m स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो यहां से m
इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में -4। और आप अच्छे से जानते हैं अंडर रूट में -4 का मतलब क्या है, -4। देखो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4, और इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट 4 का तो 2 आ जाएगा आंसर, और -√1 का आएगा आयोटा। तो इसका मतलब ये आंसर आपका आएगा 2 आयोटा। क्या आएगा, 2 आयोटा। तो यहां पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी +-2 आयोटा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 ± 2 आयोटा। इसका मतलब हमें यहां पर एक पेयर मिला है कॉम्प्लेक्स रूट्स का, एक पेयर हमें किसका मिल गया, कॉम्प्लेक्स रूट्स का। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहां पर CF लिखेंगे। तो अब ध्यान देंगे CF का फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूं। तो CF का फॉर्मूला हमारा यहां पर हो जाएगा C1 e की पावर में e की पावर में अल्फा x ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये हमारा फॉर्मूला होता है CF का। तब जब हमारे रूट्स कैसे हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, एक पेयर हमारा कॉम्प्लेक्स रूट्स का हो। अब यहां पर देखो ये तो अल्फा है और ये 2 जो है ये बीटा है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो बस यहां पर अल्फा की जगह अल्फा पुट करेंगे, अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे, बीटा की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखो कितना आएगा CF, सीधी सी बात है अल्फा 0 है तो e की पावर 0 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। बचा क्या, C1, बीटा कितना है 2, तो यहां पर आ जाएगा cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, PI इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देंगे, अब मैं यहां पर सीधे फॉर्मूला लिखूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/FD, 1/FD मतलब यहां पर FD का स्क्वायर है ना, और इनटू में Q, वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/FD कितना है D² + 4, और Q कितना है, Q हमारे पास है e की पावर में x प्लस sin 2x। बोलो बात समझ में आ गई, e की पावर में x प्लस sin 2x। अब क्या करें, अब देखो यहां पर केस 1 लगना है, यहां पर केस 2 लगना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो बाहर लिखा है 1/D² + 4, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, PI इज इक्वल टू 1/D² + 4, 1/D² + 4 और e की पावर में x प्लस 1/D² + 4 और sin 2x। ये मतलब यहां पर हमारे, अब देखो ये केस 1 बन गया, ये केस 2 बन गया, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको केस 1 आता है तो पहले वाले पार्ट में केस 1 लगा दीजिए, है ना, और 2 अभी अभी हम पढ़ ही रहे हैं। देखो अब केस 1 में हम क्या करते थे, आपको याद होगा केस 1, देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर हम d की जगह पर 1 पुट करेंगे। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर इस सिचुएशन में देखो ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखो तो a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि हम केस नंबर 1 में d की जगह पर a पुट करते हैं और यहां पर a क्या है 1 है। अच्छा इधर आ जाओ, यहां पर क्या है, हम d के प्लेस पर, देखो ध्यान देना जरा, यहां पर हम d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर d के प्लेस पर पुट नहीं करते, यहां पर D² के प्लेस पर पुट करते हैं a², a कितना है 2, इसका मतलब D² की जगह -4 पुट होगा। कितना पुट होगा, -4 पुट होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो -4 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर केस ऑफ फेल्योर हो रहा है। क्या हो रहा है, केस ऑफ फेल्योर। तो यहां पर हमारा हो रहा है केस ऑफ फेल्योर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं
केस ऑफ फेल्यूर। बोलो बात समझ में आ गई? क्यों केस ऑफ फेल्यूर हो रहा है? क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू -4 है, और -4 जब आप पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यहां पर केस फेल हो जाएगा, लेकिन यहां पर डी की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पी आई ना पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब देखो कितना आएगा, ध्यान देंगे यहां पर। तो पी आई इज इक्वल टू, तो यहां से तो देखो आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 4, यहां पर आ गया 1/1 + 4 ई की पावर में x प्लस, अब क्योंकि यहां पर केस फेल हुआ है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट एक बार डिफरेंशिएट होगा d के रेस्पेक्ट में, तो d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d और 4 का डिफरेंशिएशन 0, 4 का डिफरेंशिएशन 0, और यहां पर हमारे पास आ गया sin 2x। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। क्लियर है? चलिए तो अब अगले स्टेप पे देखो क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू, ये तो 1/5 आ गया ई की पावर में x प्लस, अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर देखो ये 2 कांस्टेंट है, तो ऊपर हमारा x है और नीचे हमारा 2 है, ये तो कांस्टेंट। देखो अब ये मत सोचना कि सर ये x जो है ये x भी तो अंदर रहेगा, मैं एक काम करता हूं, इस x को ऐसे लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। हम जो x मल्टीप्लाई करते हैं वो बाहर होता है, कहां होता है? बाहर होता है जो x हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, हम यहां पर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x इंटू 1/e स्क्वायर प्लस 4 और sin 2x। तो ध्यान रखना ये जो x हम मल्टीप्लाई करते हैं ये बाहर की तरफ होता है, इधर बाहर है ना, उधर मत लिख देना इस x को, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए तो अब यहां पर डिफरेंशिएट तो किया नहीं, तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d और 4 का 0, ये आ गया। क्लियर है? तो अब हमारे पास देखो ये 2 भी बाहर है, x भी बाहर है, तो इस x/2 तो हमारे पास बाहर है, इनटू हमारे पास बचा क्या यहां पर 1/d और sin 2x। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा ध्यान से समझिए। अब करना क्या है, तो मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूले में वापस पीछे चलते हैं, जहां पर हमने स्टेप्स लिखे थे, यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पहला क्या है, अगर आपका कभी भी, देखो सबसे पहले तो आप डी का मतलब समझिए, डी का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा कैपिटल डी है इसका मतलब होता है d/dx, ये तो आप पहले से जानते हैं ना भाई, हमने जब यहाँ पर कन्वर्जन भी करते हैं हम, तो हम d/dx की जगह कैपिटल डी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर d का मतलब होता है d/dx, और d स्क्वायर होगा तो d²/dx²। क्लियर है? और 1/d, देखिए ये d क्या है, एक्चुअल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1/d का मतलब क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, अगर ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कैपिटल डी, तो कैपिटल डी का जो रेसिप्रोकल होगा ये इंटीग्रल होगा। क्या होगा? इंटीग्रल। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर d² कर दूंगा तो ये d²dx² हो जाएगा, और अगर मैं यहां पर 1/d² कर दूंगा तो ये इंटीग्रेशन 2 बार होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो यहां पर दोनों चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। d का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, और अगर d² आ रहा है तो 2 बार डिफरेंशिएशन, और 1/d² आ रहा है तो 2 बार इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर, तो यहां पर हमारे पास 1/d आ गया, इसका मतलब हमें sin 2x का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू ई की पावर x/5, ये तो कंप्लीट हो चुका, x/2 बाहर है, और इंटीग्रेशन sin 2x एंड dx। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx लिखना पड़ेगा। अब यहां पर हमें sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए कितना आएगा, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर में x/5 प्लस x/2, और sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 2x अपॉन में 2। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास पी आई आ गया ई की पावर x/5, और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस
1/4, देखो 4 हो गया, x cos 2x, ये हमारे पास क्या आ गया, पीआई आ गया। तो देखो हम सीएफ भी कैलकुलेट कर चुके, हम पीआई भी कैलकुलेट कर चुके, ये रहा हमारे पास सीएफ और ये रहा हमारे पास पीआई। हम अब क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहां पर अब लिख देंगे ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है सीएफ प्लस पीआई, कंप्लीट सॉल्यूशन, ध्यान देंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और हम सी एफ भी निकाल चुके, पी आई भी निकाल चुके, यहां पर बस वैल्यू पुट कर देंगे। सी एफ कितना है, C1 cos 2x, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस पी कितना है, e की पावर x अपॉन 5 माइनस 1/4x और cos 2x। बस ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको यहां पर देखो पीआई कैलकुलेट करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर अगर कहीं पर भी 1/d आ जाए तो उसका मतलब इंटीग्रेशन है, और डी आएगा तो डिफरेंशिएशन है। क्लियर है। और एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो हमने यहां पर केस 1 किया, जब हमने पीआई कैलकुलेट किया तो पहले वाले पार्ट में हमने केस 1 अप्लाई किया, दूसरे पार्ट में हमने केस 2 अप्लाई किया। बात समझ में आ रही है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके एक से ज्यादा केस अप्लाई हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे के केस में बढ़ेंगे, तो उन केस में जब हम जाएंगे तो पिछले केस भी यूज होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सीधी सी बात है, केस 2 का क्वेश्चन है। cos 2x लिखा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में सबकी डिग्री 1 है और कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू cos 2x। अब यहां पर देखो, यहां पर आ जाएगा अब हमारे पास डी स्क्वायर, कन्वर्ट कर देंगे, डी स्क्वायर, वाई कॉमन आएगा, यहां से आएगा d और यहां से आएगा 1 और बाहर आ गया y इज इक्वल टू cos 2x। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सी एफ निकालना है। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर देंगे। तो y के कोफिशिएंट को जब 0 पुट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है। चलिए अब क्या करें, अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, है ना। पहले मैं डी की जगह m रख देता हूं। तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। यहां पर जो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए, देखो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एम का कोफिशिएंट बी और ये सी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, माइनस वहां पर फॉर्मूले में है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac मतलब -4 और अपॉन में 2। और इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 और अपॉन में 2। अंडर रूट ऑफ -3 का मतलब होता है √3 आयोटा, आयोटा बाहर आ जाएगा, है ना। अब यहां पर इसको पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर माइनस का √3 है, तो यहां पर हमारे पास m इक्वल टू आ गया, m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस आयोटा √3 और अपॉन में 2। अलग अलग कर देंगे तो यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स का हमें एक पेयर मिल जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ये कॉम्प्लेक्स रूट्स का एक पेयर हमें मिला। अब इसके अकॉर्डिंग हम सी एफ लिखेंगे। तो सी एफ का फॉर्मूला, सी एफ
यहां पर हमारे पास आएगा CF का फॉर्मूला e की पावर में अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और आप अच्छे से जानते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, तो दोनों को पुट कर देंगे तो यहां से हमें CF मिल जाएगा e की पावर में अल्फा मतलब e की पावर में -x/2 ब्रैकेट C1 बीटा कितना है √3/2, तो ये cos √3/2 x प्लस C2 साइन √3/2 x। तो ये हमारे पास CF आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है PI। क्या कैलकुलेट करेंगे? PI। तो PI को कैलकुलेट करने के लिए पहले PI का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/fd² एंड Q। तो यहां पर fd² ये रहा और Q ये रहा, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहां पर मैं दोनों को पुट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, PI इक्वल टू 1/fd² मतलब 1/d² प्लस d प्लस 1, ये हमारे पास है। और Q कितना है? cos 2x। cos 2x अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर हमें d² की जगह पर पुट करना पड़ेगा माइनस का a², और a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो हम d² की जगह पुट करेंगे माइनस, तो यहां पर ये पुट कर देंगे तो देखिए कितना आएगा? PI इक्वल टू 1/ माइनस d² की जगह -4, तो यहां पर -4 आएगा। ये प्लस d है, d की जगह पुट नहीं कर सकते, +1 केवल d² की जगह पर पुट करेंगे। एंड cos 2x, cos 2x, तो यहां से हमारा PI आ जाएगा। PI इज इक्वल टू, देखो ये -4 + 1 यानी कि माइनस का 3 बचेगा, 1/d-3 एंड cos 2x। अब देखो यहां पर दूसरी सिचुएशन आ गई। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 1/d आया था, तो हमने 1/d की जगह इंटीग्रेशन लगा दिया था। लेकिन यहां पर 1/d नहीं है, यहां पर तो 1/d-3 है। यहां पर इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कभी भी d-3 या d+3 या 2d+3 मतलब d-3 यहां पर आ गया, हो सकता है नीचे 2d+3 आ जाए, हो सकता है नीचे d² नहीं आएगा, हो सकता है d+4 आ जाए। तो अगर इस तरह के एक्सप्रेशन आपको कभी भी डिनोमिनेटर में मिलते हैं, ध्यान देना, अगर डिनोमिनेटर में मिलते हैं तो आप क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? देखो अगर नीचे d² तो आएगा नहीं, क्योंकि नीचे अगर d² आएगा तो हम d² की जगह पुट कर देंगे, है ना। d³ भी नहीं आएगा भाई। आप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हो सर अगर नीचे d की पावर 3 आ जाए, तो देखो जहां d की पावर 3 होगा उसको हम d² × d लिखेंगे और फिर d² की वैल्यू पुट कर देंगे तो d ही बचेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मान लो कहीं पर d की पावर 4 आ जाए नीचे, तो d की पावर 4 क्या होगा भाई? d की पावर 4 को हम d² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और d² की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा या तो अकेला d आएगा या फिर उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, और आसान तरीका यह है कि जो भी नीचे आ रहा है उसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मतलब रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो भी नीचे लिखा है, देखो यहां पर नीचे लिखा है d-3, तो जो भी नीचे लिखा है उसके अपोजिट साइन से, बीच में यहां पर माइनस है ना तो प्लस कर देंगे। रेशनलाइजेशन में ऐसा ही करते हैं ना, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और उसी से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से आप डिवाइड भी करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसा ही करना है, हमेशा ऐसा ही करना है। इसके अगर ये d-3 है तो प्लस कर देंगे, d+3 से मल्टीप्लाई, d+3 से डिवाइड, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब देखो क्या होगा, ऐसा करने पर आपको नीचे हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा किसका? a - b और a + b क्या होता है? a² - b²।
भाई यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ये हमारा होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां पर देखो ए की जगह डी है और बी की जगह 3 है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब डी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो आगे कर लेते हैं। तो यहां से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, देखो ऊपर कितना डी प्लस 3, तो ऊपर तो हमारा बचा डी प्लस 3 है ना, डी प्लस 3, और नीचे डी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 9, और यहां पर है कॉस 2x, कॉस 2x। अब यहां पर पुट करेंगे डी स्क्वायर की वैल्यू, देखो डी स्क्वायर आ गया ना, अब आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पर -4 पुट कर देंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो अब आपके पास पी आई कितना आएगा, पी आई इज इक्वल टू आ गया डी प्लस 3 अपॉन में -4 -9 एंड कॉस 2x। तो यहां से हमें पी आई की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/13, माइनस का 1/13 और डी प्लस 3 कॉस 2x। अब क्या करें, अब क्या करें, अब जरा ध्यान से देखो ना, पी आई इज इक्वल टू -1/13 तो बाहर है, मैं यहां पर बड़े वाला ब्रैकेट लगा लेता हूं। देखो ये d प्लस 3 है और बाहर लिखा cos 2x, तो ये cos 2x इस d के साथ में भी आएगा और इस 3 के साथ में भी आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ये दोनों के साथ में आ जाएगा, तो यहां पर d के साथ में भी आएगा cos 2x और प्लस 3 के साथ में भी आएगा cos 2x। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई? अब ये d है और मैंने आपको बताया था d का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये। इसका मतलब आपको इस cos 2x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहां पर ऐसा हो गया ना डी अपॉन डी एक्स और आगे क्या लिखा है cos 2x, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस cos 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ गई? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, चलिए एक बार लिख के दिखा देता हूं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी आई इक्वल टू माइनस का 1/13 है ना, माइनस का 1/13 और d अपॉन डी एक्स, माइनस का 1/13 d अपॉन डी एक्स cos 2x प्लस 3 cos 2x, 3 cos। बोलो बात समझ में आ रही है? बस यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पी आई इज इक्वल टू माइनस का 1/13, डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का आपको मालूम है माइनस होता है, तो 2 sin 2x, cos 2x का sin 2x और 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 3 cos 2x, 3 cos 2x। अब देखो बाहर भी माइनस है, तो आप चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से हमारे पास जो पी आई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो आ जाएगा 1/13, ये प्लस में हो जाएगा 2 sin 2x और ये माइनस में हो जाएगा 3 cos, बस ये हमारा पी आई आ गया। अब हम यहां पर लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जैसा कि आप जानते हैं सी एफ प्लस पी आई होता है, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल आंसर मिलेगा। सी एफ कितना है, सी एफ यहां पर आ जाओ, ये रहा सी एफ, ई की पावर में -x/2, ई की पावर में -x/2 ब्रैकेट में c1 cos √3/2x प्लस sin c2 sin √3/2x ब्रैकेट क्लोज प्लस पी आई 1/13 2 sin 2x माइनस 3 cos 2x, 3 cos 2x। ये लीजिए, ये हमारा क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो सॉल्यूशन को देख के तो घबराना ही है, कुछ सॉल्यूशन बड़े बड़े होंगे लेकिन उनको कैलकुलेट करना बहुत इजी होगा। क्लियर है? तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल
आपको देखो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, और कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह से मेंशन होकर के आता है। क्या आता है, जैसे यहां पर कहा कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, तो यहां पर आपको सीएफ को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर केवल पीआई पूछा है तो पीआई ही कैलकुलेट करें, क्योंकि सीएफ को कैलकुलेट करने के आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो सिर्फ पीआई निकालना हमें यहां पर। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x। ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जरा ध्यान से देखो, अब करना क्या है, सबसे पहले इसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और ये y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर क्या है, कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में कि सर यहां पर तो cos स्क्वायर 2x लिखा है, जबकि हमने तो जो केस 2 है उसमें ये पढ़ा है कि cos ax तो हो सकता है, cos स्क्वायर तो बोला ही नहीं आपको यहां पर, है ना भाई। cos स्क्वायर है, हमें तो cos स्क्वायर नहीं चाहिए ना, हमारे केस में तो cos ax आता है, लेकिन यहां पर cos स्क्वायर है। तो अब क्या करें, क्या ये केस 2 का है? हाँ बिल्कुल केस 2 का है। देखो अगर कभी भी यहां पर आपको cos स्क्वायर मिले या sin स्क्वायर मिले तो वो केस 2 ही है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी तो आते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको राइट हैंड साइड में सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले, भाई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो यहां पर आपको cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, वैसे आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स का। अगर आपको याद नहीं है तो नोट कर लीजिए। तो जब आप इसकी जगह पर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे तो अपने आप आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, 1 प्लस, मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स का। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां पर ये 2 से 4 कट जाएगा, यहां पर ये 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, तो हमारे पास बचा क्या भाई, ये हमारे पास बचा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और बाहर लिखा है y इज इक्वल टू 2 1 प्लस cos 2x। ये आएगा 1 प्लस cos 2x। बोलो बात समझ में आ रही है? 1 प्लस cos 2x ये आ गया, और इस 2 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos 2x। अब यहां पर फिर अगेन वही सिचुएशन आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ये तो ठीक है 2 cos 2x, यहां पर तो cos ax की फॉर्म हमें मिल गई, लेकिन यहां पर 2 मिला, इसका क्या करें, इसका क्या करें? तो देखो अगर आपने केस नंबर 1 पढ़ा है ना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता देता हूं, अगर आपको कहीं पर भी कांस्टेंट टर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कांस्टेंट टर्म, तो आप उस कांस्टेंट टर्म, जैसे यहां पर 2 है तो आप इस 2 के साथ में e की पावर 0x लिख दो, भाई कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। e की पावर 0x, e की पावर 0x का मतलब है e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब है 1। तो इसका मतलब अगर मैं इस 2 के साथ में, अगर मैं इस 2 के साथ में, अगर मैं इस 2 के साथ में 2e की पावर 0x लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। देखो अब यहां पर हम केस 1 लगाएंगे और यहां पर हम केस 2 लगाएंगे। अगेन 2 केस लगेंगे इस क्वेश्चन में, केस 1 और केस 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं ना।
आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला पर फोकस करना है। आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए, और ये सारे फॉर्मूले मैं आपको स्टार्टिंग में ही करा चुका हूं, और जहां भी बीच बीच में आएंगे मैं आपको नोट कराते रहूंगा, आप बस उनको नोट करते रहना। चलिए, अब हमें क्या करना, सीएफ तो निकालना नहीं, हमें तो पीआई निकालना सीधे। तो हम यहाँ पर सीधे पीआई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीआई इज इक्वल टू 1 एफ डी स्क्वायर, और इंटू में होता है क्यू, है ना, यही फॉर्मूला हमारा। चल, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और क्यू कितना है, क्यू हमारे पास ये रहा 2 ई की पावर में 0x प्लस 2 cos 2x, 2 cos 2x, 2 cos 2x, क्लियर है। चलिए, अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इंटीग्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मालूम है, जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब हमारे पास कई टर्म प्लस या माइनस में होती है, तो हम सबका अलग अलग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, ये सब प्लस में लिखे हुए, देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये बीच में क्या प्लस है, तो हम इसको इसके साथ भी कर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे। अब देखिए जरा, तो यहां पर हमारे पास पी आई हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ई की पावर में 0x। अच्छा, 1 ऊपर 2 है, सॉरी 2 छूट गया, तो 2 को मैं पहले लिख लेता हूं, 2 को बाहर लिख लेते हैं, 2 इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ई की पावर में 0x प्लस, अब देखो यहां पर भी 2 है, तो 2 को मैं बाहर ही लिखूंगा, 2 इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और cos 2x, cos 2x। अब जरा ध्यान दें, अब अगर इस वाले पार्ट में आप देखो, इस वाले पार्ट में, है ना, यहां पर इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, इस वाले पार्ट की, तो यहां पर मुझे बताओ d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 0, है ना। और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट में डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि केस 2 है, ये तो केस 1 था, तो डी की जगह 0, ये केस 2 है, तो यहां पर डी स्क्वायर की वैल्यू है -4, कितनी है, -4, इसकी जगह पर -4 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही, मतलब केस फेल तो नहीं हो रहा है, केस फेल नहीं हो रहा है, बोलो बात समझ में आ रही है, केस फेल हमारा नहीं हो रहा है भाई। तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, है ना, तो केस फेल हमारा कहीं पर भी नहीं हो रहा, यहां D0 पुट कर। चलिए अब देखो जाने, मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो पी आई इज इक्वल टू 2 इंटू 1/, जब आप 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, बचेगा यहां पर 2, और e की पावर में कितना बचेगा, e की पावर में 0x, मतलब e की पावर 0 ही है ना, प्लस, इधर आ जाओ, इधर जब आप इसकी जगह -4 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1/, -4 प्लस का 3d प्लस का 2 प्लस का 2 और cos 2x, cos 2x। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ये 2 से 2 कैंसिल, बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बचा क्या भाई, यहां पर बचा e की पावर 0x जिसकी वैल्यू 1 होगी, और यहां पर बचा 2 ऊपर, और नीचे देखो 3d - 2 बचेगा। तो यहां पर अब आगे लिख लेता हूं मैं, पी आई इक्वल टू ई की पावर 0x प्लस 2 इंटू 3d - 2, 3d - 2, और यहां पर लिखा जाएगा cos 2 है। अब अगेन लास्ट क्वेश्चन वाली सिचुएशन आ गई, नीचे लीनियर फैक्टर है, डी की पावर क्या 1 है, तो अब हमें यहां पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो पी आई इज इक्वल टू
ये तो 1 हो गया, प्लस यहां पर 2 इंटू 1/3D-2, 3D-2। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, किससे, 3D+2 से। तो 3D+2 से मल्टीप्लाई और 3D+2 से डिवाइड, 3D+2 से डिवाइड, यहां पर आएगा cos 2x। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया ना, तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। रेशनलाइजेशन होने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा बनेगा। तो पी आई इज इक्वल टू 1+2 इंटू, ऊपर तो आ जाएगा 3D+2 और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला ये बन जाएगा 3D² 3D का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा cos 2x। क्लियर है, चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू 1+2 इंटू 1/2 इंटू, ऊपर है 3D+2 और अपॉन में ये हो जाएगा 9D² एंड माइनस का 4 एंड cos 2x। अब क्या करेंगे, अब अगेन हमारे पास यहां पर d² की वैल्यू कितनी है, d² की वैल्यू है -4, यहां पर पुट कर देंगे -4। देखो d² कितना है, -4 यहां पर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब यहां पर ध्यान देंगे नाउ, पी आई इक्वल टू 1+, पी आई इज इक्वल टू 1+, d² की जगह जब -4 पुट करेंगे तो 9 इंटू -4 माइनस का 36 और माइनस का 40 हो जाएगा, 2 इंटू 3D+2 cos 2x और अपॉन में -40। ये तो बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -20 बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/20। देखो ये 2 से 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहां पर हमारे पास बचा 3D+2 और बाहर लिखा है cos 2x। और आपको मालूम है ये cos 2x 3D के साथ भी आएगा और 2 के साथ भी आएगा, है ना। तो इनके साथ में कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/20। तो यहां पर 3D cos 2x प्लस 2 cos 2x, और आपको अच्छे से मालूम है हमें cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है जो कि माइनस का साइन 2x होगा। तो यहां पर पी आई इक्वल टू में 1 माइनस 1/20, और इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3 इंटू में 2 और माइनस साइन भी रहेगा। देखो भाई एक तो ये 3 तो पहले से है, माइनस आ जाएगा 3 और 2 भी आएगा बाहर, 3 इंटू 2 कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन 2x और प्लस में 2 cos 2x, ये आ जाएगा। अब आप चाहे तो इस 1/20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास फाइनली अब आंसर आ जाएगा 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस माइनस प्लस, और ऊपर 3 और नीचे 10 बचेगा साइन 2x। देखो 2 से 20 10 टाइम्स कट जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/10 और cos 2x आएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। इस तरीके से हमें देखो इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, हमें इसमें केवल पीआई कैलकुलेट करना था, और हमने यहां पर पीआई को कैलकुलेट कर लिया है, पीआई हमारा आ चुका है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पहले पूछा जा चुका है 2017 में, है ना। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ, काफी पहले आया हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अभी तक मैं आपको आरजीपीवी, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में आया था आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में। तो यहां पर जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको यहां पर करा रहा हूं।
जो यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं वो भी और जो आ सकते हैं वो भी। क्लियर है? और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो फिर आप केस नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से भी आ जाए आप कर सकते हैं। भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपने हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो फिर आपको घबराना नहीं है। फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर अगेन यहां पर देखो दो केस लगेंगे, इसमें लगेगा केस 2, इसमें लगेगा केस 1। तो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें दो केस वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, 2 3 वाले, एक वाले भी आते हैं। चलिए अब यहां पर देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा। तो d3y/dx³ प्लस d2y/dx² प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस dy/dx माइनस y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3e की पावर। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां पर इसको मैं सॉल्व करता हूं। पहले हम इसको d में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d की पावर 3, यहां पर आएगा प्लस का d², यहां पर आएगा माइनस d -1 और y कॉमन इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3e की पावर x प्लस 3e की पावर x। बोलो बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, ये आ गया d³ प्लस d² माइनस d -1 इक्वल टू में 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपल इसके फैक्टर कर लीजिए, बहुत आसान है। देखो यहां से d² कॉमन आ जाएगा। अच्छा पहले m पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा m³ प्लस m² माइनस m -1 इक्वल टू में 0। यहां से m² कॉमन आ रहा है तो बचा क्या m+1, यहां से -1 कॉमन आ रहा है तो यहां पर भी बचा m+1 इक्वल टू में 0। m+1 कॉमन आ गया तो m+1 और यहां पर बचा m² -1 इक्वल टू में 0। और इसके फिर से फैक्टर कर दीजिए m+1 और इसके फॉर्मूला हो जाएगा m-1 और m+1 इक्वल टू में 0। इसका मतलब यहां से m की 3 वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यूज आ रही है? 3। ध्यान दीजिएगा m की 3 वैल्यूज है। देखो यहां से m की वैल्यू 1 आएगी और इन दोनों से m की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब -1 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो m इज इक्वल टू 1, -1, -1। ये 3 वैल्यू आई जिसमें से 2 क्या है? सेम है। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे CF का फॉर्मूला। CF का फॉर्मूला क्या होता है? C1e की पावर में m1x। भाई ये अलग था तो इसका e की पावर में m1x आ गया। और ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो हम यहां पर रियल एंड इक्वल रूट्स के हिसाब से लिखेंगे। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो C2 प्लस C3x और e की पावर में m2x। तो ये हमारा m1 है और ये दोनों m2 है। बस यहां पर m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास CF आ जाएगा C1 e की पावर में x प्लस C2 प्लस C3 x और e की पावर में माइनस है। तो ये आ गया हमारा CF। अब हम कैलकुलेट करेंगे PI। तो सबसे पहले PI का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो PI का फॉर्मूला होगा 1/FD² इंटू में Q। वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू पुट कर देता हूं PI इक्वल टू 1/FD²। ये रहा FD², d³ प्लस d² प्लस, सॉरी माइनस d -1 और यहां पर हमारे पास Q कितना है? cos 2x प्लस 3e की पावर x। ये हमारे पास है। उसके बाद हम इनको अलग अलग कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इनको अलग अलग कर देता हूं। PI इक्वल टू 1/1 d³ प्लस d² माइनस d -1, है ना, यही है, d³ d² माइनस d -1। हाँ cos 2x प्लस
फिर से वही आएगा और 1/d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 और 3e की पावर में x। 3 तो बाहर आ जाएगा, 3e की पावर में x। अब देखो जरा, अब कहां पर क्या पुट करना है उस पर फोकस करते हैं। देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, यहां पर अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है। इसका मतलब हम यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, हम यहां पर पुट कर सकते हैं d² इक्वल टू में -4, है ना। चलो इधर आ जाओ, यहां पर देखो जरा, यहां पर 3 तो बाहर चला जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब हम यहां पर d की जगह पर 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 पुट करने पर ये 1 केस ऑफ फेलियर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, केस ऑफ फेलियर। ध्यान देना यहां पर, जब आप यहां पर d की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर। बोलो बात समझ में आ गई, क्या हो रहा है यहां पर, केस फेल हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब जरा ध्यान दो, देखिए तो यहां पर तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Pi इक्वल टू 1/, देखो यहां पर d³ लिखा है, तो d³ को आप लिख सकते हैं d² इंटू डी, और d² की जगह कितना आ जाएगा -4, तो इसका मतलब ये माइनस का 4d आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे लिखा भाई, d³ को d² इंटू डी लिख सकते हैं, और फिर d² की जगह आप -4 पुट कर देंगे तो ये माइनस का 4d आएगा, यहां पर -4 आएगा, और ये -d एंड -1। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। और cos 2x, यहां पर हमारा हो रहा है केस फेल। पहले तो देखो ये 3 को मैं बाहर लिख रहा हूं, हमारा केस क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो क्या करें, अगर केस फेल हो रहा है तो x से करेंगे मल्टीप्लाई, x से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, और नीचे वाला जो फंक्शन है, नीचे वाला जो फंक्शन है, एक देखो 3 तो हमारा पहले से था, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 1/, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे d के रेस्पेक्ट में, तो ये 3d² प्लस का 2d, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 का हो जाएगा 0। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, 3d² प्लस 2d माइनस 1 एंड e की पावर में x। देखो 3 को मैंने बाहर ले लिया, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर आप देखो, अब केस फेल नहीं होगा, अब केस फेल नहीं होगा। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, Pi इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5d माइनस 5, इसका मतलब 1/, माइनस का 5d एंड माइनस का 5, और यह आएगा cos 2x प्लस 3x इंटू 1/। अब देखो यहां पर आप d की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहां पर आप अब d की जगह 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई फेलियर नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप जब d की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 2 माइनस 1 और e की पावर x आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसको देखो, इसमें से -5 को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो Pi इज इक्वल टू 1/, -5 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा d प्लस 5, और cos 2x प्लस यहां पर ये 5 4 हो जाएगा, 3/4 x e की पावर में x। तो यहां तक मुझे लग रहा है सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बस थोड़ा सा और बचा है और क्वेश्चन हमारा खत्म। देखो जरा, यहां पर नीचे d प्लस 5 है, तो अगेन हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, d माइनस 5 से मल्टीप्लाई और d माइनस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो Pi इज इक्वल टू माइनस का 1/5, और जब हम d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर d माइनस 5 आएगा, है ना, d माइनस 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे d प्लस 5 और d माइनस 5 एंड cos 2x, और ये वाला पार्ट तो हमारा आ ही चुका है, 3/4 x e की पावर x। अब देखो नीचे फॉर्मूला बन गया, नीचे क्या बन गया, फॉर्मूला। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा Pi इज इक्वल टू -1/5 इंटू
ऊपर है d-5 और इसके आगे लिखा है cos 2x और नीचे d² माइनस का 25 एंड प्लस 3/4 x की पावर ex। अब जरा ध्यान देना, यहां पर अब हम a² माइनस b², ठीक है, और माइनस का 25। अब यहां पर देखो a² कितना है, -4 है, तो यहां पर इसकी जगह मैं -4 पुट कर सकता हूं। तो अब हम यहां पर -4 पुट करेंगे, तो pi इक्वल टू -1/5 और नीचे आ जाएगा इनटू में, अगर यहां पर -4 हम पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, d-5। एक काम करता हूं मैं यहां पर, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो माइनस का 1/5 इंटू 1 ये आ जाएगा आपका -4 माइनस का 25 इंटू d-5 और cos 2x प्लस 3/4 x e की पावर में x, बस ये आएगा। अब ये देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 29 हो रहा है। कितना हो रहा है, 29। तो यहां से हमारा पी आई आएगा माइनस का 1/5। अब देखो ये माइनस है, 5 इंटू माइनस का 29 और जो बचा हुआ पार्ट है देखो ये cos 2x डी के साथ भी आएगा, तो डी के साथ आ गया cos 2x, मल्टीप्लाई कर दो डी cos 2x और -5 cos 2x प्लस 3/4 x की पावर ex। बस अब आपको यहां पर क्या करना है, केवल डिफरेंशिएशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए, मैं एक बार वैल्यू को चेक कर लेता हूं। हाँ, यहां पर एक करेक्शन करना पड़ेगा, ये मैंने यहां पर -5 कॉमन लिया था ना, तो यहां पर +1 बचना था, मैंने यहां पर 5 लिख दिया, इसको 1 कर लीजिए, है ना। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहां पर ये पार्ट चेंज हो जाएगा, इस पार्ट को मैं दोबारा लिख देता हूं, है ना। हमने कॉमन लिया था ना, तो वहां पर कॉमन जब हमने लिया था तो वहां पर ही हमने गलत कर दिया। चलिए देखिए, अब देखो ना, पी आई, तो यहां पर d+1 था, एक्चुअल में क्या था, d+1, तो माइनस का 1/5 और हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे d-1 और नीचे d+1 पहले से था, इसको d-1 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। cos 2x ये था, d-1 करना है, तो यहां पर माइनस का 1/5 और ऊपर हमारा d-1 है, d-1 और नीचे बन गया हमारा d² माइनस का 1² और यहां पर cos 2x। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर हम d² की जगह -4 पुट करेंगे, तो माइनस का 1/5 इंटू 1/1 ये हमारे पास आ जाएगा -4 -1 और यहां पर ये d-1 cos 2x, d-1 cos 2x आएगा। क्लियर है। अब ये देखो -5 हो गया, तो -5 और 5 माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस, तो 1/25 और अंदर ये बचेगा हमारे पास d cos 2x माइनस cos 2x, बस हो गया। अब इसको यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास पी आई आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1/25 ब्रैकेट में cos का माइनस साइन, तो -2 sin 2x और माइनस cos 2x प्लस 3/4 x की पावर ex। तो ये हमारे पास आ गया, ये माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां पर चाहे तो आप माइनस को बाहर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, और ये हमारा पी आई है, और हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, CF प्लस पी आई। तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन को आगे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, उससे पहले मैं पी आई को लिख लेता हूं एक बार, पी आई इज इक्वल टू कितना है, 1/25, माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो माइनस का 1/25
माइनस का 1/25 ब्रैकेट में बचेगा 2 sin 2x, 2 sin 2x प्लस cos 2x, है ना, cos 2x, और प्लस 3/4 x e की पावर में x। तो ये तो हमारा पीआई आ गया। और आपको मालूम है जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो दोनों का सम होगा। तो अब मैं यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेता हूं। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई, एंड y इज इक्वल टू CF कितना है, CF हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा C1 e की पावर x, C1 e की पावर में x प्लस C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 x, और e की पावर में माइनस x। और अब हमारा पी आई आ जाएगा माइनस का 125 2 sin 2x प्लस cos 2x, और प्लस 3/4 x e की पावर में x। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये सभी क्वेश्चंस को इनको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, उसी को आपको सीखना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन को करने में नहीं आएगी। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए, यहां पर दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। और यहां पर मैं आपको बता दूं करना क्या, देखो यहां पर sin 3x sin 2x दो बार लिखा है, तो यहां पर दोनों जगह पर केस 2 ही लगेगा, दोनों जगह पर केस 2 ही लगेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। तो दोनों को अलग अलग करेंगे, केस 2 लगेगा पीआई निकालते समय। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप सोचेंगे सर आपने इस टाइप का तो कराया ही नहीं है और हमें दे दिया। देखो क्या लिखा है, sin x और sin 2x, sin x और sin 2x। तो यहां पर आपको sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब आप sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल इसकी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आपको दो जगह क्या करना है, केस 2 लगाना है। यानी कि दोनों ही क्वेश्चन में आपको केस 2 अप्लाई करना है और दो दो बार करना है ना। मतलब इस पार्ट में भी केस 2, इस पार्ट में भी केस 2, ये भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, इधर भी केस 2 इधर भी केस 2, पीआई निकालते समय बस ये काम आपको करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो अगर आप ये दोनों भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम केस नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप केस 1 और केस 2 को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि केस नंबर 3 में केस 1 और केस 2 को भी अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।